नमस्कार दोस्तों। आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे इकलौते पन्ने की जो अपने आप में सरकार को कोई सीधा अधिकार नहीं देता, सही बात है। जिसके आधार पर कोई भी इंसान सीधे अदालत जाकर किसी को सजा नहीं दिलवा सकता। लेकिन फिर भी अगर देश की चुनी हुई सबसे शक्तिशाली सरकार भी इस एक पन्ने के मूल ढांचे को बदलने की कोशिश करे ना, तो देश का सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक देता है। एकदम रोक देता है। ये कोई साधारण पन्ना नहीं है। बिल्कुल। तो आज का हमारा विषय यही ताकत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, यानी प्रियम्बल की। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करने वालों के लिए तो ये फेवरेट टॉपिक है ही, पर हर नागरिक के लिए भी ये जानना जरूरी है। हाँ, मतलब ये सिर्फ एग्जाम क्रैक करने के लिए नहीं है। राइट। हमारे पास जो स्रोत हैं आज, वे ऐतिहासिक दस्तावेजों, संविधान सभा की तीखी बहसों और सुप्रीम कोर्ट के उन ऐतिहासिक मुकदमों से भरे हुए हैं जिन्होंने इस देश की दिशा तय की। और हमारा मिशन आज केवल इन शब्दों को रटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये डिकोड करेंगे कि ये प्रस्तावना सिर्फ भारी भरकम शब्दों का कोई सजावटी समूह नहीं है, बल्कि ये पूरे संविधान की आत्मा और कुंजी है। अगर मैं इसे सिंपल भाषा में कहूं तो ये किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बेहतरीन ट्रेलर की तरह है। ट्रेलर? हाँ, ये एनालॉजी काफी अच्छी है ना? जो बिना पूरी फिल्म दिखाए आपको कहानी का पूरा सार बता देता है। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर इस ट्रेलर को बनाने के पीछे की असली कहानी क्या थी। तो इस एक पन्ने की ताकत को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इसके जन्म की प्रक्रिया को देखना होगा। अक्सर लोग प्रस्तावना को एक किताब की भूमिका या प्रीफेस मानकर ये सोच लेते हैं कि इसे पूरी किताब लिखने के बाद अंत में लिखा गया होगा। हाँ, आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज एक बिल्कुल अलग कहानी बयान करते हैं। ये विचार अचानक से हवा में से नहीं आया था। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो संविधान में एक प्रस्तावना शामिल करने का ये कंसेप्ट सबसे पहले अमेरिका के संविधान में अपनाया गया था। अच्छा, मतलब ओरिजिनल आइडिया अमेरिका का था। हाँ, भारत के संविधान निर्माताओं ने ये वैचारिक ढांचा वहीं से लिया था। लेकिन इसकी जो प्रवाहपूर्ण भाषा है, जो इसका लहजा है ना, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बहुत गहराई से प्रभावित है। मतलब दुनिया के बेहतरीन मॉडल्स का अध्ययन किया जा रहा था उस वक्त। एकदम सही। ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। अगर हम कालक्रम को देखें, क्रोनोलॉजी को समझें, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। हाँ, और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। राइट। तो यहाँ एक सीधा सा निष्कर्ष निकलता है। अगर ये प्रस्ताव 1947 की शुरुआत में ही पास हो गया था, जबकि पूरा संविधान बनने में तो सालों लगे, तो इसका मतलब है कि प्रस्तावना कोई बाद में जुड़ा गया विचार नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये कोई आफ्टर थॉट नहीं था। हाँ, ये तो वो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट था जिस पर पूरी इमारत खड़ी होनी थी। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। वो जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, वो उस समय पेश किया गया था जब देश आजादी के मुहाने पर खड़ा था। विभाजन की सुगबुगाहट थी और भविष्य को लेकर भारी अनिश्चितता थी। माहौल बहुत तनावपूर्ण था उस वक्त। हाँ, तो उस ऐतिहासिक मोड़ पर ये तय करना जरूरी था कि हम आखिर किस दिशा में जाने वाले हैं। इसीलिए एन.ए. पालकीवाला जैसे प्रख्यात न्यायविद ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड कहा है। और के.एम. मुंशी ने तो इसे राजनीतिक जनकुंडली तक का नाम दिया है। हाँ, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। हाँ, तो इन दोनों परिभाषाओं पर थोड़ा रुकते हैं, जनकुंडली और पहचान पत्र। मेरा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ एक पहचान पत्र है, तो क्या ये महज एक औपचारिकता है जिसे गले में टांग कर घूमना है? नहीं। या फिर इस कार्ड के बिना संविधान नाम की इस विशाल बिल्डिंग में एंट्री नहीं मिल सकती? यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि एक देश के संदर्भ में पहचान पत्र या जन्म कुंडली केवल कुछ पन्नों का दस्तावेज नहीं होते। जब मुंशी जी इसे जन्म कुंडली कहते हैं तो उनका सीधा मतलब ये है कि ये दस्तावेज राष्ट्र की नियति तय करता है। मतलब भविष्य की दिशा तय करता है। बिल्कुल। जैसे एक कुंडली ग्रहों की चाल के आधार पर जीवन की दिशा बताती है ना, वैसे ही प्रस्तावना में जड़े हुए शब्द जैसे कि लोकतंत्र, गणराज्य, संप्रभुता,
ये सुनिश्चित करते हैं कि आने वाले दशकों और सदियों में भारत की राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा होगा। मतलब ये सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अमेरिका से कॉन्सेप्ट लिया, ऑस्ट्रेलिया से भाषा लेकिन उसमें जो आत्मा डाली ना, वो भारत के अपने लंबे और पीड़ादायक स्वतंत्रता संग्राम से उपजी थी। उन लाखों लोगों के सपनों का निचोड़ था। राइट। तो चलिए अब इस राजनीतिक जन्म कुंडली के अंदर झांकते हैं। हाँ, इसका जो मूल पाठ है वो शुरू होता है इन बेहद ताकतवर शब्दों से, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यही सबसे अहम है। बिल्कुल। दस्तावेजों को खंगालने पर पता चलता है कि यही इस पूरे संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत है। ताकत किसी राजा, किसी बाहरी सत्ता या किसी एक विशेष वर्ग के पास नहीं है। हाँ, ताकत इस देश की जनता के पास है। और इसके बाद ये बताया गया है कि सरकार का स्वरूप कैसा होगा। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यानी सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और फिर बात आती है कि नागरिकों को क्या मिलेगा, तो उन्हें मिलेगा न्याय, स्वतंत्रता और समता। और अंत में इसे अपनाने की तारीख दर्ज है 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा वैचारिक पेंच आता है। अच्छा, क्या पेंच है? प्रस्तावना कहती है कि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, बस यही 3। तो कानूनी न्याय का जिक्र यहाँ सीधे तौर पर क्यों नहीं है? मेरा मतलब है, एक संविधान का सबसे पहला काम कानून और अदालतें स्थापित करना नहीं है क्या? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये प्रस्तावना के सबसे गहरे और सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले हिस्सों में से एक है। कानूनी न्याय का सीधा जिक्र ना होना कोई ड्राफ्टिंग की भूल नहीं थी। तो फिर ये क्या था? ये एक बहुत ही सोची समझी दार्शनिक स्थिति थी। देखिए, कानूनी न्याय असल में एक प्रक्रिया है, एक रिजल्ट है। लेकिन अगर समाज की बुनियादी संरचना ही गैर बराबरी पर खड़ी हो, तो अदालतें भी बहुत कुछ नहीं कर सकती। मतलब समाज की नींव ही खराब हो तो कानून क्या करेगा? बिल्कुल। मान लीजिए एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, अज़ीज़ सबके लिए खुले हों, लेकिन क्या एक हाशिए पर खड़ा गरीब व्यक्ति वास्तव में उस कानूनी न्याय तक पहुंच सकता है? नहीं, वो तो वकीलों की फीस ही नहीं दे पाएगा या समाज के दबाव में आ जाएगा। एग्जैक्टली। संविधान निर्माता इस कड़वी सच्चाई को जानते थे। तो इसका मतलब है कि वे बीमारी के लक्षणों का इलाज करने के बजाय सीधे बीमारी की जड़ पर वार कर रहे थे। बिल्कुल सही पकड़े हैं। अगर सामाजिक न्याय स्थापित हो गया, यानी समाज में किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं हो रहा है, और आर्थिक न्याय मिल गया, यानी संसाधनों का उचित वितरण हो रहा है, तो राजनीतिक न्याय यानी सत्ता में भागीदारी खुद ब खुद आ जाएगी। और जब ये तीनों स्थापित हो जाएंगे, तो कानूनी न्याय तो उसका एक स्वाभाविक बाय प्रोडक्ट बनी जाएगा। क्या बात है! ये लॉजिक बहुत ही स्पष्ट है। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक न्याय को सबसे ऊपर रखा गया है। इसके बाद प्रस्तावना स्वतंत्रता की बात करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और फिर आती है समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। हाँ, जब समाज में न्याय, स्वतंत्रता और समता होगी, तभी लोगों के बीच बंधुता या भाईचारा पनप सकता है, और ये बंधुता ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। मतलब ये पूरा क्रम एक साइंटिफिक लॉजिक की तरह काम करता है। इसमें से अगर एक भी तत्व निकाल दिया जाए तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था ढह जाएगी। बिल्कुल ढह जाएगी। और इस पूरे वैज्ञानिक विचार को जिस दिन अपनाया गया, वो ऐतिहासिक तारीख थी 26 नवंबर 1949। और हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि इस आधुनिक अंग्रेजी दस्तावेज में एक पारंपरिक भारतीय कैलेंडर का भी जिक्र किया था। हाँ, वो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी वाला। राइट। संवत 2006 विक्रमी। ये दर्शाता है कि ये दस्तावेज भविष्य की ओर देख रहा था, लेकिन अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूती से पकड़े हुए था। बिल्कुल। और प्रस्तावना के अंतिम शब्द भी बहुत खास है। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित मतलब खुद को सौंपना? हाँ, ये किसी बाहरी ताकत ने हम पर थोपा नहीं है, जनता ने खुद अपने लिए नियम तय किए हैं। और यही आत्मार्पित करने की भावना इस दस्तावेज को सबसे शक्तिशाली बनाती है। लेकिन इतनी अहमियत होने के बावजूद ना, इसके अस्तित्व और इसकी कानूनी हैसियत को लेकर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कई दशकों तक एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध चला। हाँ, वो सवाल कि क्या प्रस्तावना वास्तव में संविधान का हिस्सा है भी या नहीं। बिल्कुल, ये सवाल बार बार उठा।
और ये सवाल हमें भारतीय कानूनी इतिहास के सबसे बड़े मुकदमों की ओर ले जाता है। मतलब एक आम नागरिक के नजरिए से सोचें तो किताब का पहला पन्ना ही प्रस्तावना है, तो जाहिर है ये किताब का हिस्सा होगा। हाँ, कॉमन सेंस तो यही कहता है। लेकिन कानूनी की आसानी से काम नहीं करता। 1960 में बेरूबाड़ी मामला सामने आता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो आज हमें काफी अजीब लग सकता है। बहुत अजीब। कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, और चूंकि यह हिस्सा नहीं है इसलिए अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है, उसके तहत इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो ये फैसला क्यों लिया गया था उस वक्त? देखिए, बेरूबाड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बहुत ही तकनीकी और सख्त था। उनका मुख्य तर्क ये था कि प्रस्तावना सरकार के किसी भी अंग, विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका को कोई ठोस शक्ति प्रदान नहीं करती है। मतलब पावर नहीं देती। हाँ, ना ही ये उनकी शक्तियों पर कोई रोक लगाती है। उस समय कोर्ट ने इसे केवल निर्माताओं के दिमाग को पढ़ने की एक कुंजी माना। एक की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स। राइट। मतलब जहां संविधान के किसी अनुच्छेद की भाषा अस्पष्ट हो, वहां अर्थ समझने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जा सकती है। लेकिन क्योंकि ये अपने आप में कोई शक्ति नहीं देती, इसलिए इसे संविधान का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता। ये तो ब्रिटिश न्यायशास्त्र का एक बहुत ही पारंपरिक दृष्टिकोण लगता है। बिल्कुल वही था। लेकिन भारत की परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं और 1960 का ये तकनीकी नजरिया ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। फिर आता है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ओहो, ये मामला तो भारत के इतिहास में किसी लीगल थ्रिलर से कम नहीं है। बिल्कुल। अब तक की सबसे बड़ी 13 जजों की बेंच इस मामले को सुनने के लिए बैठी थी और महीनों तक बहस चली थी इस पे। हाँ, और फैसला आया 7-6 के बहुमत से। मतलब सिर्फ एक वोट का अंतर। सोचिए, सिर्फ एक वोट। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1960 के बेरूबाड़ी वाले फैसले को पूरी तरह से पलट दिया और घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। हाँ, हिस्सा मान लिया गया इसे। कोर्ट ने यहाँ एक लक्ष्मण रेखा भी खींच दी। कोर्ट ने कहा कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना सहित पूरे संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह इसके मूल ढांचा या कहें कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इस मूल ढांचे के सिद्धांत को हम एक बहुत ही आसान एनालॉजी से समझ सकते हैं। बताइए। मान लीजिए कि भारत का संविधान एक विशाल घर है जो देश की जनता ने अपने लिए बनाया है। अब समय के साथ परिवार की जरूरतें बदलती हैं तो घर का रेनोवेशन करना पड़ता है। लाजमी है, मरम्मत तो चाहिए। तो संसद के पास इस घर को रेनोवेट करने की पूरी ताकत है। वह दीवारों का रंग बदल सकती है, नई खिड़कियां लगा सकती है, कमरों का आकार बदल सकती है। यही संशोधन है। लेकिन संसद इस घर की नींव को, उसके पिलर्स को डायनामाइट लगाकर उड़ा नहीं सकती। अगर नींव ही गिरा दी तो घर कहां बचेगा? बिल्कुल नहीं बचेगा। तो कोर्ट ने तय किया कि प्रस्तावना में निहित आदर्श जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, गणराज्य का स्वरूप, ये सब उस घर की नींव हैं। संसद इन्हें खत्म नहीं कर सकती। ये रेनोवेशन वाली एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो 13 जजों की उस बेंच के सामने असल चुनौती क्या थी? ये सिर्फ एक कानूनी व्याख्या का मामला नहीं था। तो और क्या था? ये लोकतंत्र के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। बेंच के सामने ये डर था कि अगर संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दे दी गई तो भविष्य में कोई भी बहुमत वाली सरकार इसका भारी दुरुपयोग कर सकती है। हाँ, मतलब डिक्टेटरशिप आ सकती है। बिल्कुल। वो सरकार चुनाव प्रक्रिया को खत्म करके तानाशाही स्थापित कर सकती है या गणराज्य को बदलकर फिर से राजशाही ला सकती है। 7 और 6 के उस बेहद करीबी आंकड़े से ये स्पष्ट होता है कि कोर्ट के अंदर भी इस बात पर गहरा मतभेद था कि संसद की शक्ति पर लगाम लगाई जानी चाहिए या नहीं। बहुत बारीक लाइन थी वो। हाँ, उन 7 जजों ने मूल ढांचे का सिद्धांत देकर ये सुनिश्चित किया कि हम भारत के लोग ने जो ढांचा खड़ा किया है उसकी आत्मा हमेशा सुरक्षित रहेगी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए एक सुरक्षा कवच पहना दिया। सोच के देखिए, एक वोट, सिर्फ एक जज का वोट अगर दूसरी तरफ गिरता तो आज भारत का संवैधानिक स्वरूप कुछ और ही हो सकता था। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ये। खैर 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह तय कर दिया कि आप संशोधन कर सकते हैं, बस मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और जब न्यायपालिका ने संशोधन का ये रास्ता साफ कर ही दिया
तो विधायिका ने भी शक्ति का इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाई। हाँ, बिल्कुल देर नहीं की। इस ऐतिहासिक फैसले के ठीक 3 साल बाद 1976 में प्रस्तावना का पहला और अब तक का एकमात्र मेकओवर हुआ, 42वां संविधान संशोधन। राइट। ये वो समय था जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू थी और राजनीतिक माहौल बहुत ही तनावपूर्ण था। इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर और अखंडता यानी इंटीग्रिटी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। 1973 में ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। तो क्या 1976 में प्रस्तावना के मूल पाठ में इन 3 भारी भरकम शब्दों को जोड़ना उस मूल ढांचे के खिलाफ नहीं था? यही तो मैं भी सोच रहा था। क्या इससे उस जन्मकुंडी का असली स्वरूप नहीं बदल गया जिसे 1949 में तैयार किया गया था? सुनने में ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम कानूनी और संवैधानिक विशेषज्ञों की बहसों का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो इसका उत्तर मिलता है नहीं, ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं था। ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है यार। नए शब्द जोड़ना, वो भी इतने गहरे वैचारिक अर्थ वाले, फिर भी ये बदलाव मूल ढांचे के खिलाफ क्यों नहीं माना गया? क्योंकि ये शब्द संविधान में कोई नई विचारधारा नहीं ला रहे थे, बल्कि जो बात संविधान के अन्य अनुच्छेदों में पहले से ही दबी हुई थी ना, उसे बस मुखर कर रहे थे। अच्छा, जैसे कि उदाहरण के लिए पंथ निरपेक्ष या सेक्युलर शब्द को लेते हैं। भले ही 1949 की ओरिजिनल प्रस्तावना में सेक्युलर शब्द टाइप नहीं किया गया था, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार तो पहले दिन से ही लागू था। हाँ, फंडामेंटल राइट्स में तो वो था ही। राइट। भारत शुरुआत से ही एक ऐसा देश रहा है जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। 42nd अमेंडमेंट ने केवल इस अंतर्निहित सच्चाई को प्रस्तावना के पहले पन्ने पर एक स्पष्ट लेबल के रूप में चिपका दिया। समझ गया। मतलब जो बात बिना कहे समझी जा रही थी, उसे स्पष्ट रूप से बोल्ड और अंडरलाइन कर दिया गया। एकदम सही। और यही लॉजिक समाजवादी शब्द पे भी लागू होता है क्या? बिल्कुल लागू होता है। जब हम भारतीय संदर्भ में समाजवादी शब्द की बात करते हैं, तो इसका मतलब कोई कठोर मार्क्सवादी समाजवाद नहीं है जहां सारी संपत्ति पर सरकार का कब्जा हो। हाँ, कम्युनिस्ट वाला नहीं है। नहीं, भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया है, जिसका मतलब है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पहले से ही ये निर्देश मौजूद था कि राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा और संसाधनों का समान वितरण करेगा। हाँ, तो समाजवादी शब्द का जुड़ना भी केवल उस पहले से मौजूद लक्ष्य को दोहराना था। इसी तरह राष्ट्र की एकता के साथ अखंडता शब्द जोड़कर देश की क्षेत्रीय एकजुटता को और अधिक मनोवैज्ञानिक गहराई दी गई। तो इसीलिए इस संशोधन को घर की नींव तोड़ने वाला नहीं, बल्कि उसी नींव को वैचारिक रूप से और मजबूत करने वाला कदम माना गया। बिल्कुल, यही वजह है कि इसे असंवैधानिक नहीं माना गया। तो अगर हम आज की इस पूरी गहरी चर्चा को एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो ये सफर बेहद रोमांचक और ज्ञानवर्धक रहा है। बहुत ज्यादा। हमने देखा कि कैसे 1946 की सर्द सर्दियों में, जब देश का भविष्य अधर में था, एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा गया जो हमारे देश का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट बना। फिर 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने खुद को ये संविधान आत्मार्पित किया। 1960 के बेरुबानी केस में एक तकनीकी नजरिए ने इसे संविधान का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन 1973 के केशवानंद भारती केस में 13 जजों की बेंच ने सिर्फ एक वोट के अंतर से इसे संविधान की धड़कती हुई आत्मा और मूल ढांचा घोषित कर दिया। और फिर 1976 के 42nd संशोधन ने इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़कर इसे आज का आधुनिक स्वरूप दिया। हाँ, तो ये दस्तावेज कोई निर्जीव कागज का टुकड़ा नहीं है। ये एक जीवित सांस लेता हुआ कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी जीवित कॉन्ट्रैक्ट को समझना आज के समय में हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के गंभीर संवैधानिक विषयों को केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तक सीमित कर दिया जाता है। हाँ, लोग बस रट लेते हैं एग्जाम पास करने के लिए। बिल्कुल। बेशक एसएससी, स्टेट पीसीएस, पुलिस एग्जाम्स या यूपीएससी के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तिथियां, संशोधन के साल, ऐतिहासिक मुकदमों के नाम, ये सब सीधे सवाल बनकर आते हैं। राइट। लेकिन इसकी असली प्रासंगिकता
सिर्फ एक परीक्षा का कट ऑफ पार करने तक सीमित नहीं है। हर उस व्यक्ति के लिए ये जानकारी अहम है जो ये जानना चाहता है कि इस देश का नागरिक होने के नाते उसका सरकार के साथ असल रिश्ता क्या है। सही बात है। जब कोई ये समझता है कि सत्ता का अंतिम स्रोत कोई नेता, कोई पार्टी या कोई संस्था नहीं, बल्कि प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग हैं, तो उसका चीजों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। प्रस्तावना वो चश्मा है जिससे हमें अपने देश के हर नए कानून, हर नीति और हर सरकारी कदम को परखना चाहिए। ये बहुत ही सटीक बात है। ये ज्ञान असल में हर नागरिक के हाथ में एक वैचारिक टूल है। इसीलिए हमने आज इन ऐतिहासिक मुकद्दमों और शब्दों के पीछे के विज्ञान को डिकोड किया। सामाजिक और आर्थिक न्याय, विचारों की स्वतंत्रता, अवसर की समता और बंधुता, ये सिर्फ संविधान की किताब में छपे हुए अच्छे लगने वाले शब्द नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये हमारे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व की बुनियादी शर्तें हैं। जब तक ये शर्तें पूरी होती रहेंगी, वो जन्म कुंडली सही दिशा दिखाती रहेगी। और ये भी याद रखना होगा कि कोई भी संविधान या उसकी प्रस्तावना खुद ब खुद काम नहीं करती। हाँ, इंसानों को ही चलानी पड़ती है। राइट, वह तभी तक काम करती है जब तक उस देश के लोग और संस्थाएं उसे काम करने देते हैं। प्रस्तावना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा आने वाली पीढ़ियों से किया गया एक वादा है और उस वादे को निभाने का भार हर नई पीढ़ी के कंधों पर होता है। और पीढ़ियों की इसी जिम्मेदारी की बात पर हम इस गहरी चर्चा के अंत की ओर आ गए हैं। हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। और पूरे इतिहास ने साबित किया है कि इस सिस्टम की असली ताकत उस पहले वाक्य हम भारत के लोग में बसती है। लेकिन जाने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। जरा शांति से बैठकर सोचिए, जब कोई देश, वहां का समाज या वहां के लोग अपनी ही उस जन्म कुंडली या पहचान पत्र में लिखी बुनियादी बातों, जैसे कि सामाजिक और आर्थिक न्याय, हर तरह के विचारों की स्वतंत्रता और बिना भेदभाव के अवसर की समता को भूलने लगे, जब इन मूल्यों को हाशिए पर धकेल दिया जाए, तो क्या वो पहचान पत्र अपनी अहमियत खो देता है या फिर वो लोग अपनी असल पहचान ही खो देते हैं? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी किताब में नहीं, बल्कि हमारे अपने विवेक में खोजा जाना चाहिए। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही।